आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित और विशेष रूप से हमारे छोटे से आग्रह पर पधारे सम्मान्य गजेंद्र जी, हमारे विभाग के मेरे वैसे अग्रज और वैसे हमारे साथी मंत्री सम्मान्य अश्विनी चौबे जी, विभाग की सचिव लीना जी, विभाग के हमारे डीजी फॉरेस्ट श्री सीपी गोयल जी और डायरेक्टर जनरल जो इस वानिकी संस्थान के श्री अरुण सिंह रावत जी, विभाग के समस्त अधिकारीगण, मीडिया के मित्रगण और देवियों सज्जन। मैं जब कार्यक्रम में बैठा था तो चौबे जी हमारे हिंदी के अच्छे ज्ञाता हैं। मैं उनसे कह रहा था ये जो फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन का ट्रांसलेशन ठीक हुआ है क्या? उन्होंने कहा शब्द से तो ठीक लगता है, पर मैंने कहा भाव से मेरे को ठीक नहीं लगता। वैसे ही हमारे डिपार्टमेंट को हस्तक्षेप करने वाला ही माना जाता है। तो मैंने कहा ये जो इंटरवेंशन है यहाँ पे, इसको वन विभाग की सक्रियता कह सकते हैं, वन विभाग की भागीदारी कह सकते हैं, वन विभाग का रचनात्मक काम कह सकते हैं। और सामान्यतः देश में ऐसा रहा भी, मैं लेबर मिनिस्टर था और हूँ, तो हम लंबे समय तक एक एक्ट बना के करते रहे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इंडस्ट्री माने डिस्प्यूट ही रहा। अब मोदी जी की सरकार आई तो नाम बदल दिया, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड कर दिया। मजदूर और मालिक का रिलेशन होना चाहिए, अप्रोच जो है हमारी। और मेरे को तो लगता है ट्रांसलेशन करने वाले भी गूगल से ट्रांसलेशन ना करें तो ज़्यादा ठीक है, भाव से करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मराठी में भी और हमारे यहाँ गुजराती में भी अच्छा शब्द है सब जगह, वृक्षारोपण है। और मराठी बैठी निवेदिता जी, वृक्ष सांगोपन शायद कहेंगे, वो पर्याप्त ज़्यादा ठीक होगा। बंगाली में भी बनायन ज़्यादा ठीक होगा। तो मुझे लगता है ये जो शुद्ध हिंदी के चक्कर में हमें सहज भारतीय भाषा और समझने वाला, कुल मिलाकर के नदी तो वहाँ बहती है जब सामान्य आदमी है, उसको जाके कहोगे वानिकी हस्तक्षेप तो प्रोग्राम उसको समझाना पड़ेगा, प्रोग्राम क्या है भाई, उसको कहना पड़ेगा भैया ये वन विभाग की भागीदारी है, आओ अपनी नदी बचाओ। सिंपल, नदी बचाओ, नदी से जुड़ो। हमें जो सहजता, जब तक हम अपनी सरकार की हिंदी भाषा और जनता को नहीं जोड़ेंगे, हम कभी जन आंदोलन बना ही नहीं सकते। हमें सबसे पहला ये काम करना होगा कि अपनी जो नदी है, नदी बचाओ, नदी जोड़ो, नदी भागीदारी। भागीदारी भी अच्छा लगता है, सांगोपन भी अच्छा वर्ड मुझे लगा मराठी में। तो मुझे लगता है कि एक तो जब इसका ट्रांसलेशन हो तो डीजी साहब ध्यान रखना हस्तक्षेप ना हो, सक्रियता हो, भागीदारी हो, सहजता हो, सरलता हो। ये सबसे पहला विषय है। दूसरा विषय है कि हमें लगता है कई बार कि जो पूरे देश का जो हमारा मानचित्र है, मैं तो गंगा के साथ खूब, गंगा जी के साथ लगभग मेरे को कई प्रदेशों में ऐसा काम करने का अवसर मिला कि यूपी में भी किया, पार्टी का काम तो पूरा इलाहाबाद कानपुर का क्षेत्र देखा। फिर हमारे झारखंड में किया तो हमारे साहिबगंज के वहाँ पे गंगा जी मुड़ती है। और जब मेरे को लगा कि गंगा जी इतनी, अब कानपुर से इतना पोल्यूशन रहता है, जब मैं छपरा के पास पहुंचा तो फिर उधर से नेपाल से नारायणी नदी आती है और एकदम स्वच्छ पानी गंगा में। तो नदियाँ हमें बहती दिखती है, पर नदियों की जो सहायक नदियाँ हैं, जो ट्रिब्यूटरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसलिए जो 13 नदियाँ हैं, इसमें भी अब झेलम है तो झेलम में 24 छोटी नदियाँ और मिलती हैं, या चिनाब है तो 17 नदियाँ छोटी और मिलती है, या हमारी रावी है तो 6 नदियाँ और मिलती हैं, सतलुज है तो 18 नदियाँ और मिलती है, लूनी तो 12 नदियाँ मिलती है, हमारे टोंक के पास मानपुरा का, ठीक है ना गजेंद्र, छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। तो नदियों का ये जो पूरा हमारे देश के अंदर जो परिदृश्य है, और ये तो अब तो मैं हर महीने किसी न किसी लेक पे जरूर जाता हूँ। मैंने कहा वन मंत्री है तो ये तो कम से कम देखना चाहिए, देश की विरासत है। अब जब वूलर ऊपर जम्मू कश्मीर पहुंचते तो एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, पर क्यों है?
क्योंकि झेलम उसमें जाती है, पानी डालती है, फिर आगे जाती है। ये अद्भुत प्राकृतिक रचना है, इसलिए वो ताज़ा पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब कल हमारी जॉइंट सेक्रेटरी परसों के उनके साथ जॉइंट सेक्रेटरी के साथ हम गुवाहाटी पहुंचे, दीपोर बिल। अब ब्रह्मपुत्र का पानी आता था, जो फ्लड आता था, फ्लड को बचाने का पूरा हमारा दीपोर बिल था। वो ताज़ा पानी आता था, फिर वहाँ से निकलता था। तो हमारा जो इकोलॉजी का सिस्टम है, उसमें केवल हमें ये नहीं है कि नदियाँ भी अपना जो फ्लड है उसको भी मैनेज करने के लिए झीलें, फिर ये पूरी प्राकृतिक संरचना है। इसलिए जो 13 नदियों को बचाने का अर्थ है, उसका अर्थ यह है कि हम अपनी पूरी जो एक मैकेनिज्म है हमारे देश में रिवर का, जो ऑलरेडी रिवर्स हमारी जुड़ी हुई है, जिनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी, उनको हम किस प्रकार से जोड़ के चले। इसलिए जो कन्वर्जेंस है, ये कन्वर्जेंस ऊपर से परमात्मा ने कर रखा है, हमें उसमें अपना योगदान देना। और इसलिए पत्रकार बैठ करके बड़े घबरा जाएंगे, अभी इतना बजट कहाँ से आ गया। पहले ही हमने स्कीम में कहा कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस का अर्थ क्या है? अभी हमारे डीजी साहब बैठे हैं, आजकल पूरी तैयारी कर रहे हैं ग्रीन इंडिया मिशन के अगले भाग की, और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। मैं डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, वन विभाग के अधिकारियों को एक बधाई देना चाहूँगा, सार्वजनिक रूप से देना चाहूँगा। उन्होंने पहली बार पूरे देश सारी स्कीमों का एकदम सोचा है कि आखिर ये जो इतने पेड़ लगते हैं, सारी स्कीमों का हमारा कैंपा में भी लगता है, हमारा इंटरनेट फंड से भी लगता है, एजेंसी से भी लगता है, मनरेगा से भी लगता है, स्टेट से भी लगता है, हम कैसे कन्वर्जेंस करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा, उनका ये हमको सबसे बड़ा मार्गदर्शन रहता है कि स्कीमों का कन्वर्जेंस करेंगे तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, उसका एक पूरा एक बड़ा परिणाम आएगा। और हमें, हमारा तो लक्ष्य है कि हमें देश का कार्बन सिंक बढ़ाना है, हम प्रतिबद्ध हैं। अब ये जो कार्बन सिंक बढ़ाना है, अगर ये मान लीजिए हम उधर जाकर बढ़ाएंगे जहाँ बस्तियाँ बस रही है, तो लोग पूछेंगे कि भाई यहाँ बस्तियाँ बस रही है। तो सार्वजनिक रूप से नदियाँ जिन क्षेत्रों में बहती है, सामान्यतः हमारे पास उसके पास लगा हुआ फॉरेस्ट का एरिया है, जंगल का एरिया। अब गुवाहाटी का पूरा आसाम का जो लैंड का जो इरोजन है, उसका बहुत बड़ा कारण भी ये है। तो नदी के किनारे अगर हमारे जंगलात की जगह है, तो 3-4 तरह की चीज़ें हम बिल्कुल देख ही सकते हैं कि वहाँ पर फॉरेस्ट्री एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है, अर्बन एरिया है या सार्वजनिक जगह है, तो उसको आइडेंटिफाई करके, आजकल तो हमारे वन विभाग वाले लगे हुए देश भर में ऐसी जगह ढूंढने पे जहाँ पे हम अपग्रेडेड फॉरेस्ट कर सकें। और इसलिए ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो मैं ये हमारे जो वानिकी विभाग से जो डीजी साहब हैं, इनको भी बधाई देना चाहूँगा कि पूरा कंसेप्ट करा कि हम केवल, ऐसा नहीं है कि 13 नदियाँ हैं। 13 का अर्थ है कि हमारे झेलम के पास 24 है, चिनाब के पास 17 है, रावी के पास 6 है, ब्यास के पास 16 है, सतलुज के पास 18 है, यमुना के पास 27 है, ब्रह्मपुत्रा के पास 30 है, लूनी के पास 12 है, नर्मदा के पास 19 है, गोदावरी के पास 10 है, महानदी के पास 7 है, कृष्णा के पास 13 और कावेरी के पास 3 है। ये छोटी छोटी नदियों के पास भी हम वन भागीदारी करना चाहते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है वानिकी हस्तक्षेप से वन भागीदारी ज्यादा अच्छा है। तो वन भागीदारी, जन भागीदारी, और उसमें भी जो सबसे बड़ा विषय है, इस देश की और दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता नर्मदा जी। और इसलिए अभी तो ओमिक्रॉन के कारण हमारा प्रोग्राम बार बार पोस्टपोन हुआ है, लेकिन हम लोगों ने जब नगर वन का कार्यक्रम बनाया, तो उसके पहले भी हमारे मन में पूरा संकल्प था कि हम सबसे पहले वृक्षारोपण को नर्मदा से शुरू करेंगे। कुछ अन्य स्थगित ना हो तो इस 25-26 को ही हम शुरू करेंगे। लेकिन ये जो हमारा पूरा कैचमेंट एरिया, वो मरकंटक के पास जो हमारा पूरा कैचमेंट एरिया, जहाँ हमारा सघन वन होना चाहिए, तो हमारा लक्ष्य ये है कि नदियों में हम अपने डिग्रेडेड फॉरेस्ट के एरिया को करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को जब परसों में सुन रहा था, और आज जब डीपीआर को हम लागू कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो परसों संदेश था कि 75 आज़ादी के साल पूरे होने पर हम गाँव में 75 पेड़ लगाएं, तो वन विभाग अगर उन नदियाँ जहाँ से ट्रिब्यूटरी बह रही है, उनके पास 75 पेड़ लगने की पूरी जगह है। प्रधानमंत्री जी ने जो एक आह्वान किया है, उस आह्वान को आगे बढ़ाने के विषय में भी हमको आगे करना पड़ेगा। और भारत सरकार का अभूतपूर्व, इस बार मैं बधाई देना चाहूँगा वित्त मंत्री जी को, जो बजट में उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक खेती की शुरुआत माने हम गंगा के पास से कर सकते हैं। अगर गंगा जी के पास हम प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं,
तो आज हमारे पास 13 नदियां भविष्य में और तैयार होंगी, जहां भी हम प्राकृतिक खेती को शुरुआत को हम कर सकते हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारा जो विषय हम लोगों ने रखा है, वो विषय को व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए, क्योंकि जहाँ पर पर्याप्त पेड़ होते हैं वहाँ पे पर्याप्त वर्षा होती है, और जहाँ पे पर्याप्त वर्षा होती है वहाँ पर नदियों में भी पर्याप्त जल रहता है। और हमारी नदियाँ मानसूनी नदियाँ हैं, हमारी नदियाँ मौसम के हिसाब से है, और इवन जो झीलों का भी क्षेत्र है, मतलब वलूर झील में जो उसका क्षेत्र जब पूरा झेलम का पूरा बारिश का पानी आता है तो 290 किलोमीटर तक होता है। लोकतक में भी हमारी अब समस्या, झील से ज़्यादा समस्या इम्फाल से निकलने जो नदी है उसको हम कैसे सुधारें, वो हमारे विषय हैं। तो झीलों और नदियों में इसलिए जो टोटल 283 प्लेसेस इसमें जो चुने हैं, उसमें 97 ट्रीटमेंट मॉडल्स एग्रीकल्चर क्षेत्र में और 126 जो अर्बन लैंडस्केप है उसमें भी चिन्हित किए गए हैं। ये रिपोर्ट लगभग 3-4 महीने पहले आई थी, हमारे डिपार्टमेंट ने बैठ के रिव्यू किया था। रिव्यू करने के बाद फिर वापस से हमने डिपार्टमेंट को कहा कि अभी ये जो जिस प्रकार के ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये लोगों के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। और कन्वर्जेंस का अर्थ भी है कि हमारे यहाँ जो ई क्लब है, हमारे यहाँ जो ये ग्रीन कोर है, ये जो मिनिस्ट्री का प्रोग्राम चलता है हमें कन्फाइन करके चलना है कि देश में 2.5% जिसको ग्लोबल श्रिंक जिसको हम बढ़ाने की बात करते हैं, तो हमको कमिटमेंट के साथ अगर यहाँ करेंगे तो निश्चित रूप से ये वो क्षेत्र है जहाँ पर हम अपने इस क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस डीपीआर में जो सबसे बड़ा जो ध्यान दिया है कि जो नेटिव वेजिटेशन है, मतलब जो उस क्षेत्र उस जगह के लगने वाले जो पेड़ पौधे हैं, अब कूलर में तो अंग्रेज लगा गए थे वो क्रिकेट के बैट बनाने के लिए पेड़, अभी काटने पड़ रहे हैं, पूरी झील को खराब कर दिया। इसलिए जो नेटिव पेड़ है, वो नेटिव पेड़ इस समय वो कटाई का काम चल रहा है, ड्रेजिंग भी चल रही है। मैं जब गया मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी ये तो 50-100 साल पेड़ है, वो पूरे झील को उन्होंने करा। तो जो नेटिव पेड़ है, जो भारतीय पेड़ है, उन विषयों को इसमें पूरा दिया है। दूसरा, हमारे को अपनी वाइल्ड लाइफ को भी वापस से बचाना होगा, और हमारे देश में हमारा डिपार्टमेंट भी ये मानता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो हमारे मेन जंगल है उन पे से निर्भरता खत्म हो, किसानों की भी आमदनी बढ़े। इसलिए तो भारत सरकार ने बांस को आज बांस की खेती पर और बांस को आगे बढ़ाने का विषय कराई है। उसके साथ ही साथ हमारे जो पशुओं के लिए चारे का विषय है, और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और सबसे बड़ी बात है बायोडाइवर्सिटी की। दुनिया में जो UNFCCC की जो 3 बड़ी कन्वेंशन है, उसमें क्लाइमेट चेंज का तो विषय है ही। क्लाइमेट चेंज को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP26 में पंचामृत का विषय दिया, रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य भी तय किए, लेकिन 2 और बड़ी भी हमारी COP चलती है। एक डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड है, और हमारा देश तो दुनिया के उन देशों में है कि हमने 30 लाख मिलियन हेक्टर का जो वादा किया है, तो हमें इस पूरे प्रोग्राम से जो डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड जो सबसे बड़ी समस्या है, उन ज़मीनों को हम वापस से सिंचित करने का काम कर सकते हैं। और उससे भी जो बड़ा विषय है वो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, और हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि बायोडाइवर्सिटी में हम अपने यहाँ पर रिसर्च को इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च की फैसिलिटी और सुविधाएं अपने बायोडाइवर्सिटी में जो लोग इस नॉलेज को, ट्रेडिशनल नॉलेज को जानते हैं, उनको वो स्तर मिले, उनको वो सुविधा मिले। उसके साथ ही साथ जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको एक्सेस, बेनिफिट शेयरिंग, हम इस पे पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। और उनके जीवन को सुधारने के लिए आज जो नदियों का शरण है, उन नदियों के शरण को हमें आगे रोकने के लिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और हमारे जब हम दुनिया में ग्रीन की बात करते हैं तो हाइड्रो पावर तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ग्रीन एनर्जी के बड़े सोर्सेज हमारे को जो दुनिया में हमने दिए हैं, उस ग्रीन एनर्जी के बड़े सोर्सेज को हमें खड़ा करना होगा। अपनी नदियों के जो प्रवाहमान क्षेत्र हैं, उन प्रवाहमान क्षेत्र को शुरू करना पड़ेगा। और इसलिए हम ये कहते हैं कि ये हमारा आज़ादी का 75वां साल है, अमृत वर्ष है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जो आज़ादी का 75 साल नहीं है, आने वाले जो 25 साल है अमृत काल है।
मुझे लगता है उसकी बुनियाद जो है, ये जो हमारा जो DPR है, जिस प्रकार से इसमें एक लक्ष्य तय किया कि 10 वर्ष में हम कितना कार्बन सिंक के लिए वो ग्रीन कवर तैयार करेंगे, 20 वर्ष में कितना तैयार करेंगे, अगर 25 वर्ष के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे तो यहाँ जो बैठी हुई पीढ़ी है वो आने वाली पीढ़ी को एक हरित भारत, वन भागीदारी और जन भागीदारी बिना हस्तक्षेप के, सबके सहयोग से, सबके सामंजस्य से दे करके जाएंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।